नेक्स्ट क्या है हमारा डिविडेंड डिसीजन। जो डिविडेंड डिसीजन है, अब इसमें क्या होगा कि हमारे पास पैसा आएगा, ठीक है, कि आपने क्या करा अभी तक, आपने सबसे पहले क्या ली, फाइनेंसिंग ली, उसके बाद उसको पैसा सारा आपने इन्वेस्ट कर दिया। इन्वेस्टमेंट करने के बाद अब आपके पास क्या आएगी, डिविडेंड आएगी, ठीक है। ये 3 डिसीजन होते हैं हमारे पास मेनली फाइनेंशियल डिसीजन, कि जो हमारा डिविडेंड डिसीजन है उसका मतलब क्या है कि जो आपने फाइनेंसिंग से इन्वेस्टमेंट की है ये आपको रिटर्न देगा, ये आपको रिटर्न्स देगा कि आपने कितना पैसा आपके पास इनफ्लो हुआ है। कि आपने 1 करोड़ की इन्वेस्टमेंट की थी, 10 लाख रुपए इंटरेस्ट आ गया, 10% के हिसाब से 10 लाख रुपए में इंटरेस्ट आ गया, तो वो क्या आपकी प्रॉफिट है, ठीक है। और एक बात ध्यान रखना है कि डिविडेंड डिसीजन में वही प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो जो प्रॉफिट आपका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स होगा। सबसे पहले हमने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पे करनी है कि हमने गवर्नमेंट को सबसे पहले टैक्स पे कर देना। जब गवर्नमेंट को टैक्स पे करने के बाद हमारे पास पैसा बचेगा, उस पैसे को आप डिस्ट्रीब्यूट करोगे। अब वो पैसा डिस्ट्रीब्यूट कहाँ करोगे, वो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट डिसीजन है। ये वो करना पड़ेगा कि प्रॉफिट आए तो टैक्स भर दिया हमने, नो डाउट, बट वो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करो। सबसे पहले पे किया जाएगा प्रेफरेंस शेयर्स होल्डर, जितने भी प्रेफरेंस शेयर्स वाले होल्डर्स हैं उनको डिविडेंड पे करोगे, जो जितना उनका रेट डिसाइड किया गया है। उसके बाद पैसा बच जाएगा, उसके बाद दोगे आप इक्विटी शेयर होल्डर्स, वो पे करने के बाद जो पैसा बचा वो आपका, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है कि कैसे कितना पैसा आपके पास बचेगा, ठीक है। अगर पैसा नहीं बचा तो डिविडेंड्स को नहीं देना होगा, ठीक है, इतनी बात क्लियर है। तो ये हमारा डिविडेंड डिसीजन, बट इसमें कुछ फैक्टर्स हैं जो हमें अफेक्ट करते हैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली दोनों। पहला फैक्टर क्या बोलता है कि आपका जो कैश फ्लो है, मीन्स अमाउंट ऑफ अर्निंग, वो डिपेंड करती है। फर्स्ट फैक्टर है हमारे पास अमाउंट ऑफ अर्निंग। अमाउंट ऑफ अर्निंग्स क्या बोलते हैं कि आपके पास इतना पैसा आना चाहिए कि आप अपने खर्चे आराम से निकाल सको। कि ये नहीं है कि मान लो आपके खर्चे 20 लाख है और आपके पास अर्निंग ही 10 लाख की है, तो उसके साथ आपको लॉस हो जाएगा, तो बाकी के 10 लाख खर्चे कहाँ से निकालोगे। तो मतलब आपके पास एडुकेट अमाउंट ऑफ अर्निंग होनी चाहिए। तो पहला फैक्टर तो ये है कि आपकी अर्निंग्स आपको अफेक्ट करेगी करेगी, कि आपकी अर्निंग्स अगर कॉस्ट से कम है तो वो उस केस में आपको लॉस हो जाएगा, बट आपकी अर्निंग हमेशा क्या आनी चाहिए, कॉस्ट से ज़्यादा आनी चाहिए। सेकेंड फैक्टर बोलता है स्टेबिलिटी ऑफ अर्निंग। स्टेबिलिटी ऑफ अर्निंग्स का मतलब क्या होता है, ये नहीं है कि आपने एक साल प्रॉफिट कमा लिया, 2 साल प्रॉफिट कमा लिया और तीसरे साल प्रॉफिट को मेंटेन नहीं कर पा रहे। अगर आपका ऐसा सिचुएशन क्रिएट हो गई कि आपने एक साल प्रॉफिट कमाया, 2 साल प्रॉफिट कमाया, तीसरे साल लॉस हो गया, तो जब भी लॉस होगा उस केस में आपके शेयर होल्डर मिल जाएंगे, आपकी जो इक्विटी होगी, शेयर होल्डर्स होंगे, वो आपको छोड़ के चले जाएंगे। और अगर शेयर होल्डर छोड़ के जाते हैं तो उसका डायरेक्टली इफेक्ट कंपनी को होता है, कि मतलब आपको अपनी अर्निंग्स भी स्टेबल रखनी है, कि आपको हर साल प्रॉफिट होना चाहिए, ताकि आपके जो शेयर होल्डर्स हैं, जो आपके डिबेंचर्स होल्डर हैं, जो आपके एम्प्लॉइज हैं, आपके साथ बने रहें। कि अगर आपकी स्टेबिलिटी ऑफ अर्निंग मिलेगी तो कंपनी को भी अफेक्ट होगा ही होगा। थर्ड है हमारे पास स्टेबिलिटी ऑफ डिविडेंड। स्टेबिलिटी ऑफ डिविडेंड। स्टेबिलिटी ऑफ डिविडेंड का मतलब क्या है कि आपकी एक पॉलिसी होती है पेइंग डिविडेंड। वो जो पेइंग डिविडेंड की पॉलिसी है वो आपकी गलत नहीं होनी चाहिए। कि मतलब ये नहीं है कि आप शेयर होल्डर के साथ हेराफेरी कर रहे हो, कि आपको एडुकेट प्रॉफिट हुआ है, एडुकेट अर्निंग्स हैं, बट आपने शेयर होल्डर्स को दिखा दिया जी मेरे तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर ज़्यादा है, सारा का सारा डिविडेंड मैंने वहाँ पे कर दिया, आपके लिए कुछ बचा ही नहीं। ऐसा नहीं करना। आपने क्या करना है, हर किसी को स्टेबल डिविडेंड देना है। कि मतलब अगर आपने पिछले साल 10 रुपये डिविडेंड दिया है तो आप 10 से डिविडेंड कम मत करो। अगर 10 से डिविडेंड कम करोगे तो शेयर होल्डर के मन में डाउट हो जाएगा कि यार या तो डिविडेंड मेरा गिरता जा रहा है
मेरे को डिविडेंड इंक्रीज भी नहीं हो रहा, स्टेबल भी नहीं हो रहा, तो उस केस में आपको ये इफेक्ट है। तो आपको स्टेबिलिटी ऑफ डिविडेंड रखना ही रखना है। अब स्टेबिलिटी ऑफ डिविडेंड रखोगे किसके बेसिस पे? जब आपके पास स्टेबिलिटी ऑफ अर्निंग होगी, कि अगर आपकी अर्निंग ज़्यादा है, अर्निंग स्टेबल है, तो आपका डिविडेंड भी क्या रहेगा? स्टेबल। और कॉस्ट भी देखनी है, आपने अपनी कॉस्ट ज़्यादा राइज नहीं कर देनी। अब तो मान लो अर्निंग स्टेबल है, पहले 20 लाख कमा रहे थे, अभी 20 लाख कमा रहे, बट उन्होंने खर्चे करने ज़्यादा शुरू कर दिए, तो उस केस में क्या होगा? ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा? हमारा लॉस में कन्वर्ट हो जाएगा कि अर्निंग तो उतनी ही है पर कॉस्ट क्या हो गई? बढ़ती जा रही है। तो आपने वो चीज़ देखनी है कि स्टेबिलिटी ऑफ डिविडेंड भी रहना चाहिए। उसके बाद हमारा इसमें होता है शेयर होल्डर प्रेफरेंस। ठीक है, अब शेयर होल्डर प्रेफरेंस सबसे इंपॉर्टेंट है कि कंपनी चलती ही शेयर होल्डर के बेसिस पे, कि अगर इक्विटी शेयर होल्डर या प्रेफरेंस शेयर होल्डर हमें पैसा ही ना दे तो उस केस में क्या होगा? हमारी कंपनी नहीं चलेगी। कि मेन तो शेयर होल्डर जो होते हैं वो क्या? ऑनर ऑफ द कंपनी होते हैं, उनको हम अपनी ऑनरशिप क्या करते हैं? शेयर करते हैं उनके साथ। तो इस केस में क्या है कि उनको हमने डिविडेंड डिक्लेयर करना होगा। नो डाउट, अगर मान लो आपके पास एडुकेट कैश नहीं है, आप उनको पे नहीं कर सकते, कोई बात नहीं, आप उनको डिक्लेयर कर दो कि जी मैंने इस साल का आपको 10 रुपये पर शेयर डिक्लेयर कर दिया है। आपका जो अर्निंग पर शेयर है कि आपकी 10 रुपये अर्निंग पर शेयर है, मैंने आपको डिक्लेयर कर दिया है, बट मेरे पास एडुकेट कैश ना होने की वजह से मैं आपको अभी पे नहीं कर सकता, मैं आपको नेक्स्ट ईयर पे कर दूँगा। उनको गारंटी दो, श्योरिटी दो कि भैया हमारे पास 10 रुपये डिविडेंड आना है। उनको डिक्लेयरिंग कर दो, उनके मन से क्या हो जाएगा? डाउट दूर हो जाएगा कि हमें डिविडेंड मिल रहा है। कोई बात नहीं, कंपनी के पास पैसा नहीं था, इस बार तो उसने डिविडेंड नहीं दिया, बट डिक्लेयर तो किया ना। हम अकाउंट्स में भी करते हैं डिविडेंड डिक्लेयर बट नॉट पेड। कंपनी ने डिक्लेयर कर दिया, लायबिलिटी क्रेडिट कर दी अपने ऊपर कि भैया मुझे इतना पैसा शेयर होल्डर को डिविडेंड का देना है, बट मैंने पे अभी नहीं किया, तो उसकी वो अदर करंट लायबिलिटी होगी, वो अगले साल पे करेगी। क्लियर? बट शेयर होल्डर की वो प्रेफरेंस मांगना पड़ता है। अगर तुम उनको आप ऐसा सोच के चलोगे कोई बात नहीं पैसा बचेगा तो देना है ना, ऐसा सोचोगे तो कभी भी शेयर होल्डर नहीं टिकते। ठीक है, और कंपनी में कभी भी इन्वेस्ट वो नहीं करेंगे। आपने कोई 1-2 साल को ना कंपनी चलानी है, आपने 100 ईयर्स कंपनी चलानी है। टाटा को देख लो, टाटा अब मर भी गए, ठीक है, उनकी डेथ हो गई, उनके बाद कंपनी तो ना बंद हो गई, कंपनी तो चल रही है ना, उनके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर संभाल लेंगे, CEO संभाल लेगा, कंपनी चलती रहेगी। और शेयर होल्डर्स को हमें अपनी कंपनी में बना के रखना होता है, स्टेबल रखना होता है। हमारा जो मेन मोटिव होता है कि हमारे शेयर होल्डर डिक्रीज नहीं होने चाहिए, शेयर होल्डर्स इंक्रीज होने चाहिए, स्टेबल रहने चाहिए, जिससे मेरी कंपनी के कैश इनफ्लो और आउटफ्लो पे इफेक्ट ना पड़े। क्लियर? तो 4th फैक्टर क्या था हमारे पास? शेयर होल्डर प्रेफरेंस रहनी चाहिए। उसके बाद 5th पॉइंट है हमारे पास टैक्सेशन पॉलिसी। टैक्सेशन पॉलिसी आपको अफेक्ट करेगी करेगी। मान लो गवर्नमेंट चेंज कर दे, ये तो बिजनेस एनवायरनमेंट का पार्ट है कि गवर्नमेंट कभी भी टैक्स पॉलिसी चेंज कर सकती है। हर साल 1 फरवरी को बजट आता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, वो हर साल टैक्स रेट चेंज कर देता है। कभी 18, पहले कभी 5% था, फिर 12 कर दिया, फिर 18 कर दिया, फिर 28 कर दिया। उससे क्या हो रहा है? हम अपने प्राइसेस नहीं बढ़ा सकते, हमारा टैक्स बढ़ रहा है। ठीक है, मान लो हमने अपने प्राइसेस बढ़ा दिए तो हमारी डिमांड कम हो जाएगी। जो लॉ ऑफ इकोनॉमिक्स बोलती है ना कि जब भी डिमांड प्रोडक्ट के प्राइस बढ़ेंगे तो डिमांड उसकी ऑटोमेटिक कम होनी शुरू हो जाएगी, बट नेसेसिटी गुड्स को छोड़ के। अब तुम सोचो नेसेसिटी गुड्स के भी प्राइस बढ़ रहे हैं, डिमांड तो उतनी मेंटेन है, वो अलग चीज़ है। नेसेसिटी गुड में नहीं अप्लाई होता ये, बट जो लग्जरी गुड्स हैं, जो डिफरेंट गुड्स हैं, अगर उनके प्राइसेस बढ़ेंगे तो उनकी डिमांड ऑटोमेटिक क्या होगी? कम होगी। लॉ ऑफ डिमांड बोलता है प्राइस आर इंक्रीजेस, डिमांड आर डिक्रीजेस। तो उस केस में आपको क्या टैक्सेशन पॉलिसी इफेक्ट करेगी। ठीक है, मान लो आप 20 लाख कमा रहे थे, पहले इनकम टैक्स था 10%, 20 लाख पे आपने 2 लाख पे कर दिया, कोई इशू नहीं था, आपको 8 लाख तो बच रहा था ना आपके पास। बट अब आपकी गवर्नमेंट ने क्या करा? 10% से इनकम टैक्स 20% कर दिया। कमा तो 20 लाख ही रहे हो, पर टैक्स कितना देना कर रहा है? 4 लाख पे करना पड़ रहा है। 2 लाख टैक्स आपने क्या किया? एक्स्ट्रा पे किया, तो उससे आपकी कैश इनफ्लो क्या हो गया? कम हो गया कि पहले आपके पास 18 लाख का प्रॉफिट बच रहा था,
अब कितना प्रॉफिट बच रहा है? 16 लाख। तो उस केस में आपको टैक्सेशन पॉलिसी ने इफेक्ट किया कि आपकी टैक्सेशन पॉलिसी इंक्रीज होने के कारण आपको क्या हो गया? एडवोकेट प्रॉफिट्स नहीं हुआ, आपकी अर्निंग स्टेबल नहीं रही, जिसके कारण आपको डिविडेंड डिसीजन लेने में प्रॉब्लम्स आ रही है। उसके बाद एक नेक्स्ट होता है हमारे पास स्टॉक मार्केट रिएक्शन। नेक्स्ट पॉइंट है स्टॉक मार्केट रिएक्शन। स्टॉक मार्केट रिएक्शन क्या होता है कि मार्केट पे बहुत डिपेंड करता है, क्योंकि सबको पता है कि अगर हम इन्वेस्ट करते हैं इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स, डिबेंचर्स, वो हो तो स्टॉक मार्केट में रहना। ठीक है, स्टॉक मार्केट में कभी मार्केट ऊपर जाती है, कभी मार्केट नीचे जाती है, तो वो डिपेंड करता है मार्केट फ्लक्चुएशंस पे। जैसे ही मार्केट फ्लक्चुएशंस रहेंगी वैसे ही मेरे पे इफेक्ट होगा कि अगर मेरे शेयर्स के प्राइस बढ़ रहे हैं पक्का मुझे प्रॉफिट होगा, तो मेरे शेयर की प्राइस नीचे को जा रही है तो मुझे क्या होगा? लॉस होगा ही होगा। जैसे अभी कुछ मंथ्स पहले अडानी इंटरप्राइजेस के साथ हुआ, उसके अडानी इंटरप्राइजेस का एक शेयर था 3400। जब उसकी एक फेक न्यूज़ आई उसके कारण क्या हो गया? उसका प्राइस 3400 से गिरता 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 800 शेयर्स पे आ गया। कि 34 वाला शेयर कितने का हो गया? 800। कितना लॉस हुआ उसको? ठीक है, बट फिर उसने 800 से ग्रो करना शुरू किया, बट स्टेबल तो नहीं रहा पाया ना। आज तक वो 3400 पे नहीं पहुंचा, अभी 3100 कुछ पे है। ठीक है, जो बंदा 3400 के शेयर प्राइस लेके चल रहा था, एक शेयर का प्राइस, अब वो 31 पे पड़ा है। 9 महीने हो गए, वो स्टेबल नहीं हो पाया। तो कौन इफेक्ट हो रहा है? कंपनी इफेक्ट हो रही है ना। क्यों इफेक्ट हुई? क्योंकि स्टॉक मार्केट रिएक्शन था कि स्टॉक मार्केट ने फ्लक्चुएशन करी और उसको डायरेक्टली इफेक्ट किसको हो गया? कंपनी। क्लियर? उसके बाद एक लास्ट पॉइंट है हमारा इसमें, लीगल कंस्ट्रेंट। लीगल कंस्ट्रेंट्स क्या होता है? लीगल कंस्ट्रेंट्स में होता है कि कंपनी अब क्या करती है? प्रोविजंस बना लेती है। जैसे कंपनी है 2013 हमारे पास आया अमेंडेड होके, उस केस में क्या डिफरेंट प्रोविजंस बोले गए हैं कंपनी को बनाने के लिए कि आप WCR बनाओ, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व बनाओ, आप इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व बनाओ, आप प्रोविजन फॉर ग्रेजुटी बनाओ, प्रोविजन फॉर एम्प्लॉय बेनिफिट्स बनाओ। कि इतने सारे प्रोविजंस मुझे बोल दिए, अब वो तो मुझे बनाना ही पड़ेगा। तो वो भी मुझे क्या कर रहे हैं? इफेक्ट ही कर रहे हैं ना कि देखो यार, अगर मान लो प्रोविजंस नहीं बनाता, मुझे कहीं ना कहीं 18 लाख का प्रॉफिट होना था, बट मुझे 10% प्रोविजन बनाना है। 10% डालते 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 मेरे पास 18 लाख का 15 लाख रह गया। 3 लाख तो मेरा प्रोविजन में शिफ्ट हो गया ना। अगर मान लो कंपनी मुझे बोलता ही ना कि लीगल कंस्ट्रेंट मेरे को होती ही ना कि हाँ कंपनी एक्ट फॉलो करना है, कंपनी एक्ट के सारे प्रोविजंस बनाने हैं, तो उस केस में क्या होता कि मुझे प्रोविजंस नहीं मेंटेन करने, प्रोविजंस में मेंटेन नहीं कर रहा, तो उससे मेरा प्रॉफिट क्या होगा? इंक्रीज हो जाएगा। जब प्रॉफिट इंक्रीज हो जाएगा, मैं एडुकेट अर्निंग है, मैं आराम से अपने खर्चे निकाल सकता हूँ। बट एक लीगल कंस्ट्रेंट की वजह से मुझे क्या करना पड़ा? प्रोविजंस बनाने पड़ रहे हैं, तो जिससे मेरे प्रॉफिट की अमाउंट क्या हो रही है? कम हो रही है। ठीक है, उस केस में मैं अपने खर्चे आराम से नहीं निकाल। ठीक है, तो ये था हमारा डिविडेंड डिसीजन। डिविडेंड डिसीजन में मेनली है क्या कि जितना पैसा आपके पास आया इन्वेस्टमेंट से, जो आपने इन्वेस्टमेंट की हुई थी, उस इन्वेस्टमेंट से जो भी रिटर्न आपने कमाई, उसको आपने खर्च कैसे करना। कि खर्च तो कर दोगे, खर्च करना बहुत ईजी है कि ठीक है यार 1 लाख रुपए आ गया मेरे पास, चलो यार वापस को दे देते हैं, कपड़े ले आते हैं, गहने ले आते हैं, खर्च करना आसान है। बट खर्च भी ऐसी करना जगह करना है जिससे तुम्हें आने वाले ईयर्स में क्या हो? बेनिफिट। ये नहीं कि आलतू फालतू खर्चे कर दिए, कपड़े ले लिए, जूते ले लिए, ऐसा नहीं होगा। तो ये कंपनी का एसेट्स बाय कर लो, कंपनी के एसेट्स बाय करने के लिए पैसा खर्च हो, तुम्हें बेनिफिट देगा। अपना खर्चा पे करो, सबसे पहले डिविडेंड डिक्लेयर करो, डिविडेंड को पे आउट करो, लोन का इंटरेस्ट पे करो, लोन की इंस्टॉलमेंट पे करो। तो वो कैसे कैसे डिसीजन लेना है और कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो हमें डायरेक्टली अफेक्ट कर सकते हैं। तो ये मेरे पास 7 फैक्टर्स हैं जो मेरे डिविडेंड डिसीजन को लेने में क्या कर सकते हैं? अफेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया?